हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज ऑन स्टूडेंट्स डिमांड आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की थ्योरी। मतलब इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, इतने सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर डेप्रिसिएशन की थ्योरी की एक अलग से वीडियो बना लो, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है उससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं और वो हमसे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थ्योरी कवर करने वाले हैं पूरी की पूरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो आराम से देखेंगे, एक एक लाइन को बहुत डिटेल में पढ़ के चलेंगे कि कौन सा एमसीक्यूज कहाँ से बन सकता है। डेप्रिसिएशन मीनिंग तो सबको पता है, राइट? कोई भी आपका जो फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स होता है, जो आपके टैंजिबल एसेट्स होते हैं, आपकी मशीन्स हो गई, आपके प्लांट, आपकी बिल्डिंग, ये सारे क्या टैंजिबल एसेट्स हैं। इनको जैसे आप यूज़ करते जाते हो तो इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखो, every business uses tangible fixed assets for their operations, such as machines, such as buildings, vehicles, furniture, etc. These assets have a definite useful life. इनकी कोई प्रॉपर यूजफुल लाइफ होती है, ठीक है, कि 5 साल 6 साल ऐसे नहीं कि चलते ही रहेंगे। एक हमारी लैंड होती है जिसपे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी आप यूजफुल लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर यूजफुल लाइफ these assets lose their usefulness and are generally sold as a scrap, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बात बोली है इन्होंने कि आपके जो टैंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी क्या होती है? एक यूजफुल लाइफ होती है। उतने साल तक ही आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास फ़ोन होगा, कंप्यूटर होगा, ये क्या है, 4-5 साल चलाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेंगे ना, ये सुनो। तो वो क्या होती है? हमारी यूजफुल लाइफ। उसके बाद खराब हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, उसके बाद आप इनको बेच देते हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अलग से लिखे हैं जहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं, तो उनको देखते हैं ज़रा। देखो, फॉल इन द वैल्यू इज ऑफ अ परमानेंट नेचर। एक एमसीक्यू मैंने देखा था, आपसे पूछा गया था फॉल इन द वैल्यू इज ऑफ टेम्पररी नेचर, परमानेंट नेचर या फिर पार्शली ट्रू, कैन नॉट से, ऐसे कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या होता है परमानेंट नेचर? इसका मतलब क्या है कि एक बार लेट्स से आपने अपनी लैपटॉप परचेज किया, उस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। 1 लाख रुपीज़ का लैपटॉप था, 20,000 का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो 80,000 का हो गया। अब जो ये डिक्रीज है ये परमानेंट है, अब दोबारा से 80,000 से 1 लाख पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, वंस द वैल्यू इज रिड्यूस इट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। आप दोबारा से उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट देखो, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। इजी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो हम किस पे लगाते हैं? एक तो हम अपने एसेट की वैल्यू पे लगाते हैं, बुक वैल्यू पे। तो आपकी बुक वैल्यू डिक्रीज होती है, मार्केट वैल्यू नहीं। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में बहुत फर्क होता है। कैसे? मान लेते हैं कि आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है, या लेट्स से आपने कोई मशीनरी परचेज करी है। क्या परचेज करी है? आपने कोई मशीनरी परचेज करी है। अब मशीनरी आपने परचेज करी है 1 लाख रुपीज़ की। कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। आप क्या करोगे? आपने देखा कि ये मशीन आप 5 साल के लिए यूज़ कर सकते हो, तो इसकी लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। इसकी लाइफ है 5 ईयर्स। आप क्या करोगे? अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊंगा तो 20,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगाओगे। ये सुनो, तो हर साल आपकी जो मशीनरी की बुक वैल्यू है वो कम होती जाएगी, राइट? मान लो 1 साल बाद मशीनरी की वैल्यू हो गई 80,000। क्या ये ज़रूरी है कि मशीनरी की मार्केट वैल्यू भी कम हो गई हो? नहीं भाई, मार्केट वैल्यू हो सकता है 1 लाख ही हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो गई हो। तो हमें मार्केट वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता है, हमें किससे लेना है? अपने बुक वैल्यू से। तो डेप्रिसिएशन आपके बुक वैल्यू को कम करता है, आपकी मार्केट वैल्यू को कम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है कि भाई जो डेप्रिसिएशन होता है, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज ओनली फॉर द टैंजिबल एसेट। देखो, ये तो जो ये वाला एमसीक्यू है ना, ये तो मतलब मैंने हर सैम्पल पेपर में कराया है, आपके बुक्स में भी है, सैम्पल पेपर्स में भी है, आना ही आना है। जो डेप्रिसिएशन है वो टैंजिबल एसेट्स के लिए होता है, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस और ऑयल वेल्स के लिए डिप्लीशन। याद रखनी है आपको 3 चीजें: टैंजिबल बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब डेप्रिसिएशन; इनटैंजिबल गुडविल, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइजेशन; और जो आपके ये कोल माइंस होती हैं, जो आपके ऑयल वेल्स होते हैं, जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, उस पर क्या लगता है? डिप्लीशन। समझ में आ गया? राइट। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? क्यों किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है? ऑब्वियस से पॉइंट्स हैं, आपको पता होंगे। सबसे पहले कांस्टेंट यूज। अगर आप किसी भी एसेट को यूज़ करते रहोगे, आप इस एसेट को यूज़ करते रहोगे तो उसकी वैल्यू तो कम होगी या नहीं होगी? आपने जो लैपटॉप 2 साल पहले परचेज़ किया होगा, उसको 2 साल से परचेज़ कर रहे हो,
भाई वैल्यू कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सो ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज सम वियर एंड टीयर अराइजेस। अब यूज़ करते रहते हो तो हो सकता है थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, आपने रिपेयर कराया हो, नई चीज़ तो नहीं है ना भाई, हाँ है ना, अब नई तो नहीं रही है, यूज़ करते करते कुछ ना कुछ तो रिपेयर मेंटेनेंस आपको लगाने ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाता है, राइट, विच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ देयर वैल्यूज़, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड हमारा है एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक जो आपने मान लो लैपटॉप आपने 2 साल पहले परचेज़ किया, क्या आज भी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? अरे नहीं, 2 साल पहले कोई लैपटॉप यूज़ किया था, लैपटॉप परचेज़ किया था, आज उसकी वैल्यू ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हो, कोई भी एसेट, आप एक मोबाइल फ़ोन भी परचेज़ करते हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको बेचने जाओ, बेशक आपने यूज़ ही ना किया हो, बिल्कुल अनयूज्ड है, क्या उसी वैल्यू का बिक जाएगा जितने का आपने परचेज़ किया था? नहीं बिकेगा ना दोस्त, यस और नो। जैसे ही आप कार परचेज़ करते हो, कार जैसे ही आपने परचेज़ करी, आपने मान लो कि कार परचेज़ करी 10 लाख रुपीज़ की, 6 महीने बाद वो 7-8 लाख की भी बहुत मुश्किल से बिकेगी। 7-8 लाख तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, यस और नो। तो टाइम के साथ साथ वैल्यू कम होएगी ही होएगी, बेशक आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिक्रीजेज विद टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज़। बेशक आपने उनको यूज़ ना किया हो, लेकिन क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, टाइम के साथ साथ एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है, करेक्ट है। अब है नेक्स्ट ऑब्सोलिसेंस। अब ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आईफोन सबको पता है, हाँ जी सबको पता है, याद है आईफोन, तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे। याद है पहले ना स्कूल्स में, शायद आपने नहीं देखे होंगे, तो पहले क्या होता था, अब तो जैसे लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है, आपके पीसीज आते हैं, लेकिन पहले वो डब्बे वाले मोटे वाले कंप्यूटर्स हुआ करते थे, राइट। अब क्या हो गया, वो अब हो चुके हैं ऑब्सोलीट। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, इनोवेशंस आ चुके हैं, अब मोस्टली बच्चों के पास लैपटॉप होते हैं, तो क्या हुआ, वो डब्बे वाले कंप्यूटर तो गए ना भाई, यस और नो। अब उनका कोई काम नहीं है, उनकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गई, डाउन हो गई। जैसे आईफोन है, अब आईफोन 6 आईफोन 7 जब आया था तब तो उनकी वैल्यू थी, लेकिन उन्होंने अब क्या किया, टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव किया, अब आईफोन 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, तो क्या आईफोन 7 की वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं, क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि उससे बेटर टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ चुकी है, उससे बेटर इनोवेशंस आ चुके हैं, यस और नो। देखो, ड्यू टू न्यू इनोवेशंस, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, इंप्रूव्ड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज, द ओल्ड एसेट बिकम ऑब्सोलीट एंड देयर वैल्यू डिक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है, तो बेशक आप यूज़ कर रहे हो तब भी आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है, टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज होती है, और क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजीज की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। ये हमारे कुछ कॉजेज हो गए, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन यही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों है, उसका पर्पस क्या है। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पर्पस क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज। तो देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रीड तो हम बाद में करेंगे, मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। कैसे सर? देखो, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। एक्सपेंस का मतलब है, अगर आपने किसी भी चीज़ से कोई बेनिफिट कंज्यूम किया है, कहीं से भी आपने बेनिफिट कंज्यूम किया है, तो उस बेनिफिट के बदले आप जो भी खर्चा करते हो, जो भी आप उनको पेमेंट करते हो, वो आपका खर्चा एक्सपेंस है। लेट्स से आप एम्प्लॉय से पूरे महीना काम करा रहे हो, तो आप एम्प्लॉय से बेनिफिट ले रहे हो और उसके बदले आप उनको सैलरी देते हो। अगर आप रेंट का एक्सपेंस पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने उस बिल्डिंग का क्या किया है, बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, उस बिल्डिंग को यूज़ किया है, उसके बदले आप रेंट देते हो, हाँ या ना। तो आप जब बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो, आपका एक खर्चा हो जाता है। अब आप मशीनरी को यूज़ कर रहे हो, मशीनरी से बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हो, मशीनरी से बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल हो रहा है। जब बेनिफिट हो रहा है तो भाई खर्चा तो हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ, खर्चा तो करना पड़ेगा। अब बात ये, वो बेनिफिट 1 साल में नहीं होता है, वो बेनिफिट आपको 4-5 जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ होती है उसमें होता है। तो आप जो उस कॉस्ट है, मशीनरी की जो कॉस्ट होती है, उसको आप 4-5 साल में डिवाइड कर देते हो, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ये निकालना है कि मेरा 1 साल का खर्चा क्या हुआ है, मैंने उस 1 साल में मशीनरी से कितना बेनिफिट कंज्यूम किया है, उस मशीनरी को कितना यूज़ किया है। जब तक आप वो एक्सपेंस नहीं निकालोगे, क्या आप अपने बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि देखो, आप पहले ये देखो कि आपका रेवेन्यू कितना है, और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने एक्सपेंसेस कितने करें। तो भाई डेप्रिसिएशन भी तो क्या है, आपका एक्सपेंस है। आपकी जो मशीन है आपको हेल्प करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर आपकी मशीन नहीं होगी तो क्या आप गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, यस और नो। तो वो आप एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ट्रू प्रॉफिट और लॉस। Depreciation is an expense for using the machinery in the business operations, and true profit or loss can be calculated only when
ऑल द एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही समझाया मैंने कि डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस होता है, राइट। जब तक आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए, तभी जाके आपका ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकलता है, ठीक है। सेकंड है ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट। मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में हमारे क्या आते हैं? बैलेंस शीट में हमारे आते हैं एसेट्स। क्या आते हैं? एसेट्स। मान लो आपने एक मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की। यस, फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख की एक मशीनरी परचेज करी है। भाई आप मशीनरी को यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी मशीनरी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर आप अपने बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज़ ही दिखाते रहोगे कि मेरी मशीन 1 लाख की ही है, 1 लाख की है, 1 लाख की ही है, क्या आपकी बैलेंस शीट एक ट्रू और फेयर पिक्चर शो कर रही है? नहीं, क्योंकि ईयर बाय ईयर, हर साल जैसे जैसे आप मशीनरी को यूज़ करते रहोगे, वैसे वैसे आपकी मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी। करेक्ट? देखो क्या लिखा हुआ, If depreciation is not charged, assets will not be shown at their true value. जब तक आप उस पर depreciation चार्ज नहीं करोगे, आपकी asset की true value कैसे पता चलेगी? ठीक है। And balance sheet will not present the true and fair view of the financial position of the business. समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू एसरटेन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या है इसका? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं कि आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो बिस्किट्स। आप क्या बनाते हो? बिस्किट्स बनाते हो, ठीक है। आपने एक नया काम शुरू किया कि यार मुझे एक ऐसे बिस्किट्स बनाने हैं जो बहुत हेल्दी हो और टेस्टी भी हो, क्योंकि ऐसे बिस्किट ना बहुत कम मिलते हैं, या तो बिस्किट टेस्टी होते हैं या हेल्दी होते हैं, दोनों बहुत कम होते हैं, है ना। तो आप कह रहे हो कि भाई बहुत हेल्दी और टेस्टी बिस्किट बनाने हैं, ठीक है। आपने क्या किया? कुछ मशीन्स परचेज कर ली, बिस्किट्स बनाने के लिए कुछ मशीन्स चाहिए, कर ली। अब आप बिस्किट्स बना रहे हो, ठीक है। बिस्किट्स आपने बना लिए, अब बारी आती है उसको सेल करने की। क्या आती है? उसको सेल करने की। और सेल करने के लिए आपको डिसाइड करना है उसका सेल प्राइस, कि भाई मैं कौन से प्राइस पे इसको सेल करूं जो कस्टमर्स को ये बहुत ज़्यादा महंगा भी ना लगे और मुझे प्रॉफिट भी हो। सबसे बेस्ट प्राइस क्या होता है? बेस्ट प्राइस होता है जो एक तो कस्टमर को एक्सपेंसिव ना लगे और बिजनेस को प्रॉफिट भी हो रहा हो। वैसा प्राइस सेट करने के लिए मैं क्या करूं? तो सेल प्राइस डिसाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले पता होनी चाहिए कि भाई उस बिस्किट को बनाने की कॉस्ट कितनी थी, जिसको मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि भाई मैंने जो बिस्किट्स प्रोड्यूस करे हैं, जो उसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इस कॉस्ट में अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा और उतने पे मैं उसको सेल कर दूंगा। कि अगर मेरे कॉस्ट 10 रुपये है तो 5 रुपये मैंने प्रॉफिट ऐड किया, 15 रुपये का बेच दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए, यस और नो। अब आपने अपनी मशीन को क्या किया? यूज़ किया है, और मशीन को यूज़ किया है, उसकी कॉस्ट क्या होती है? उसकी कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। अगर आप अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करोगे तो क्या आपकी जो बिस्किट की कॉस्ट है क्या वो सही आएगी? नहीं आएगी। अगर आप डेप्रिसिएशन को अपने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट होगी कम, फिर आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस भी होगा कम, आपको एक्चुअली में प्रॉफिट होगा नहीं ज़्यादा, राइट। तो एग्जैक्ट करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कितना खर्चा हुआ है, और डेप्रिसिएशन आपका एक खर्चा ही है, ठीक है। देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द टोटल कॉस्ट इंकर्ड टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स। मैंने यही बताया आपको। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लोअर। अगर आप डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, और इसलिए आपका सेलिंग प्राइस भी कम होगा और आपको प्रॉफिट भी कम होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉस्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ओके, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या? देखो क्या हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है? डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? वो नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब क्या होता है? जरा समझ लो। नॉन कैश का मतलब क्या है? आपका एक एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन क्या आप किसी को कैश की पेमेंट कर रहे हो? आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड तो कर रहे हो। मान लो आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया 10,000, क्या ये 10,000 रुपीज़ आपको किसी को पे करने हैं? अरे नहीं पे करने, ये क्या है मेरा? ये तो नॉन कैश है, खर्चा तो है लेकिन मुझे किसी को पे नहीं करना। ऐसे एक्सपेंसेस को मैं क्या बोलता हूँ? इंटरनल एक्सपेंसेस। क्या आप अपना खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे आप किसी को पे तो कर नहीं रहे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। डेप्रिसिएशन से आपका कोई कैश तो कम नहीं हो रहा, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन से आपका कोई कैश कम नहीं हो रहा, क्योंकि आप कैश में किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है जो आप हर साल रिकॉर्ड कर रहे हो, इससे आपका एक तरीके से कैश क्या हो रहा है? सेव हो रहा है, क्योंकि आप कैश की पेमेंट कर नहीं रहे और अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, तो वो कैश तो बच रहा है ना आपका।
क्योंकि आपने किसी को पेमेंट नहीं करी है लेकिन प्रॉफिट कम कर दिया तो कैश बच रहा है। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि आप जितने जितने साल डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करोगे उतने साल में आपका खर्चा रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन आपका कैश उतना का उतना बच गया, और वो कैश आप यूज़ कर सकते हो दोबारा से मशीन को परचेज करने के लिए। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब नहीं बोलूँगा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल हो सकता है, लेकिन आप इतना समझ लो कि देखो डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, बिल्कुल, तो आपके कैश आउटफ्लो तो होता ही नहीं है, आप किसी को कैश तो पे करते ही नहीं हो, ठीक बात है, लेकिन आप क्योंकि वो खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को कम तो कर रहे हो, प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन आपका कैश तो बचा हुआ है ना। मान लो अगर आपने 10,000 का ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया, लेकिन 10,000 कैश जो आपके पड़े हुए हैं वो तो पड़े ही हुए हैं, किसी को पे नहीं करना है आपको, यस और नो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने फंड्स को इकट्ठा कर रहे हो, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर जब वो मशीन बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगी, मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, आपने पैसा तो पहले ही इकट्ठा कर रखा है, नई मशीनरी परचेज कर लो। ठीक है, पढ़ो एक बार इसको, एक बार पढ़ते हैं, आ जाओ। Since depreciation is a non-cash expense and therefore the amount of depreciation charge is retained in the business। अब retained in the business का मतलब क्या है कि जो ही आप 10,000 का depreciation charge कर रहे हो, इसका जो कैश है वो तो बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, किसी को पे तो आपने किया ही नहीं है, बिजनेस में ही क्या है, रिटेन्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, विच कैन बी यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ। तो यही बोल रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने मान लो 5 साल 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपने अपने 50,000 से प्रॉफिट कम कर दिए थे, लेकिन आपका 50,000 का कैश आपके पास पड़ा हुआ था। 5 साल बाद आपके पास 50,000 का कैश आपने सेव कर लिया, 50,000 से आप नई मशीन परचेज कर सकते हो। तो ये क्या है, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। क्लियर हो गया, राइट। अब देखते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो अफेक्ट होती है। देखो, ओके, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं, बेसिकली हमारे 3 फैक्टर्स हैं। कौन से हैं वो 3 फैक्टर्स, एक तो हमारा है कॉस्ट, क्या है हमारा कॉस्ट, दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे ये आपके डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, पहली बात तो जो आप मशीनरी परचेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अब उस कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वही सब चीज़ें जो आप जर्नल में पढ़ के आए हो। कॉस्ट में जितने की आपने एक्वायर किया, ठीक है, उसके बाद अगर आपने परचेज करने के टाइम पे जो भी आपने उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया, फ्रेट पे किया, जितने भी खर्चे जो परचेज के टाइम पे होते हैं वो सारे आप क्या करते हो, उसी एसेट में क्लब कर देते हो। यस और नो? तो कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज। लेट्स से आपके घर में एक एयर कंडीशनर आता है, एसी आता है। अब एसी आया 30,000 रुपीज़ का, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि एसेट पे बस 30,000 ही खर्च हुए हैं, अभी अब उसको इंस्टॉल कराओगे, फिट कराओगे, वायरिंग होती है, सब कुछ होता है। तो जितना भी खर्चा आपके एसी पे लगा, जब तक वो यूज़ होने के लिए रेडी नहीं है, वो सारा का सारा एसी में ही आप क्लब करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्रेट, कैरेज, सब कुछ। तो कॉस्ट इक्वल्स टू परचेज प्राइस, जितने का आपने परचेज किया, फ्रेट एंड अदर कॉस्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से आपने किसी एसेट पे जीएसटी पे किया है, जीएसटी है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता आपके एसेट में, आप अपने एसेट की कॉस्ट में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो जीएसटी पे कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी इनपुट। अगर आपने मेरी जीएसटी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये हमारा एक तरीके से एसेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एसेट। तो इसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट होता है, आपके मशीन में इसको ऐड नहीं करना, बस इतना समझ लो। ओके, नेक्स्ट देखो, यूजफुल लाइफ। अब आपने निकाल लिया कि आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी थी, आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई वो मशीन आप कितने साल तक यूज करने वाले हो, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्यों लिखा है? क्योंकि आप एक्यूरेट तो बता नहीं सकते, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि आप ये मशीनरी को 5 साल तक यूज करोगे, जैसे ही 5 साल खत्म होंगे उसके अगले दिन ये मशीन खत्म, ऐसे नहीं होता ना। आपने सोचा था कि 5 साल यूज करोगे, लेकिन जो 6th ईयर है उसमें भी मशीन अच्छा काम कर रही है, यूज कर रहे हो, ये एस्टिमेशन है। ठीक है, ओके। यूजफुल लाइफ मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एसेट कैन बी इफेक्टिवली यूज इन द बिजनेस। सिंपल। स्क्रैप वैल्यू कि देखो, आपने सोचा एक मशीन है 5 साल के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। अब 5 साल बाद अगर आपको लगता है कि मैं उस मशीन को बेच भी सकता हूँ, स्क्रैप में बेच सकता हूँ, वो भी आप कंसीडर करोगे। देखो, 1 लाख रुपीज़ की आपने मशीन परचेज करी, आपने सोचा कि मैं इसको 5 ईयर्स के लिए यूज़ करूँगा और 5 साल बाद ये 10,000 की सेल हो जाएगी। यस और नो? तो आपको ये भी कंसीडर करना, क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो टोटल कितना लग रहा है, 90,000।
मतलब मशीन की वैल्यू एक्चुअली में रिड्यूस कितनी हो रही है, सिर्फ 90 हो रही है ना, 10,000 की तो आप बेच ही दोगे। तो हमारी स्क्रैप वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करती है। इट इज़ द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके अलग अलग नाम है, ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको नाम चेंज करके पूछ लें और आप कंफ्यूज हो जाओ। रेसिडुअल वैल्यू और एक ये होता है ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, लेकिन ब्रेकअप वैल्यू को भी हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। फैक्टर्स हो गए। अब चलते हैं अपने मेथड्स की ओर कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो देखो ओके, सो देखो मेन जो है वो हमारे होते हैं दो मेथड्स, एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। मेथड्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, दो मेन यही होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं कि दोनों में मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आराम से समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको पता ही है, ये है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिल्कुल इस लाइन की तरह होता है, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, हमेशा क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सेम होगा। अगर मैंने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट ईयर में 10,000 है, तो जितने भी आपकी यूजफुल लाइफ है उस हर साल में आप 10,000 ही लगाओगे, बिल्कुल सेम लगाओगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, पहला इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हो, अभी देखेंगे। दूसरा इक्वल इंस्टॉलमेंट, मैंने आपको बताया हर साल इक्वल लगता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हर साल फिक्स रहता है। ये अलग अलग नाम है, नाम आपको याद रखने हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज अ फिक्स परसेंटेज, एक परसेंटेज फिक्स होगी, किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे, इसलिए इसका नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है, फॉर्मूला आप सबको बच्चों को पता ही है कि लेट्स से आपने एक मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की, आपको लगता है कि आप ये 10,000 की सेल कर सकते हो, कितने की, 10,000 की, और ये आपको लग रहा है कि मैं 4 साल यूज़ करूँगा, मान लो 5 साल यूज़ करूँगा, कितनी, 5 साल। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपने ये 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज करी है, इस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, सिर्फ 90,000। क्यों 90,000, क्योंकि 5 साल बाद आप ये 10,000 की तो सेल कर दोगे, तो मशीन की वैल्यू जो 5 साल में रिड्यूस होने वाली है वो कितनी है, 90,000। इस 90,000 को मैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी बोलता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 90,000। और मुझे ये कितने सालों में लगाना है, 5 सालों में। 90,000 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 18,000। तो हर साल मैं क्या करूंगा, हर साल 18,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा कि हर साल मेरी मशीनरी 18,000 से रिड्यूस हो रही है। सिंपल है। अगर अब एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमने प्रैक्टिस करी है, आपको निकालने के लिए देते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई आप एसएलएम मेथड से रेट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कल भी जो हमने सैम्पल पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपने ये 18,000 कैलकुलेट कर दिया, हाँ या ना, आपने ये 18,000 कैलकुलेट कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 18,000 आपके ओरिजिनल कॉस्ट का कितना परसेंट है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, नहीं करनी, हम हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 18%। कितना आएगा, 18%। देखो बहुत ही लॉजिकल बात है। 18% का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो, 18% ऑफ 1 लाख, 18,000, उतने तो चार्ज कर रहा हो ना। 5 साल के लिए 18,000 चार्ज करोगे, 5 साल में कितना लग गया डेप्रिसिएशन, 90,000, और 5 साल बाद आप 10,000 की सेल कर दोगे। सिंपल है। तो याद रखना, जब भी आपको रेट कैलकुलेट करने के लिए आए, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करना। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ऑब्वियस है। पहला आपका है सिंपल मेथड। देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड था, आपने सिंपली क्या किया, एक ये छोटा सा फॉर्मूला कैलकुलेट किया आपने, बस छोटा सा फॉर्मूला लगाया और आपका हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन आप बिल्कुल सेम लगाने वाले हो, तो सिंपल तो है, ठीक है। अब मेरिट इसका एक तो ये है कि एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। इसका मतलब क्या है, देखो लेट्स से आपका एक 1 लाख रुपीज़ का एसेट था, क्या है 1 लाख का। अगर आपको ये लग रहा है कि 5 साल बाद इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, जीरो स्क्रैप वैल्यू है, नहीं बिकेगा, और यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो आप क्या करोगे, हर साल 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और 5 साल बाद आपका एसेट हो जाएगा जीरो। होना भी चाहिए था,
होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन हाँ 5 साल बाद क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब यूजफुल लाइफ खत्म हुई, आपका एसेट जीरो हो गया। तो एक तरीके से ये एडवांटेज तो है। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो और स्क्रैप वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल इन WDV। WDV अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू जीरो है तो आपका एसेट एंड में जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू कुछ है तो 5 साल बाद क्या होगी, एसेट की वैल्यू क्या होगी, आपकी स्क्रैप वैल्यू। लेट्स से 1 लाख रुपीज का एसेट है और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। 5 साल के लिए आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कितना आएगा ये 16,000। 5 साल में आप कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हो, 80,000। 1 लाख माइनस 20, 80,000। 80,000 आपने 5 साल में क्या लगाया, डेप्रिसिएशन, और 5 साल बाद आपकी एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। और 20,000 का आपको लग रहा है कि बिक ही जाएगा, हाँ या ना। तो एक एडवांटेज तो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। ये क्या कह रहा है, क्योंकि आप एक जो फॉर्मूला आप निकाल रहे हो उसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन इक्वल ही चार्ज कर रहे हो आप हर साल। तो इन्होंने क्या बोला कि इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एवरी ईयर इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हेंस द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल। ये बोल रहे हैं क्योंकि आप हर साल सेम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हो तो जो बर्डन है डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो भी क्या है, इक्वल है। तो इन्होंने कहा कि ये एडवांटेज है। अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, काफी सारे। देखो अब जो फर्स्ट है ना आपका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs भी बनाए हैं मैंने और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 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 देखो, अब क्या होता है, आपने मान लो कोई लैपटॉप परचेज किया, आईफोन परचेज किया होगा, कोई कार परचेज करी, कुछ भी, कोई भी मशीनरी मान लेते हैं आपने, वो कितने का परचेज किया, 20,000 का। 20,000 का। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप कोई नया फ़ोन परचेज करते हो तो सबसे बढ़िया वो कब चलता है, स्टार्टिंग में उसका कैमरा भी बहुत मस्त क्वालिटी का होता है, धीरे धीरे पता नहीं उसको क्या हो जाता है। जैसे नो आप लैपटॉप परचेज करते हो, स्टार्टिंग में क्या मस्त स्पीड होती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम हो जाता है बूढ़ा हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है, थोड़ा हैंग भी हो जाता है, राइट। सिमिलरली कोई भी आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, स्टार्टिंग के ईयर्स में उसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाँ या ना, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग के ईयर्स में जो आपके रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। स्टार्टिंग में आप खर्चा नहीं करते हो, जैसे वो बूढ़ा हो जाता है तब आपको रिपेयर के एक्सपेंसेस करने होते हैं, बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग के ईयर में आपके रिपेयर के एक्सपेंसेस नहीं होते, स्टार्टिंग के ईयर में सिर्फ क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब SLM मेथड में क्या है, डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन है, हर साल सेम रहने वाला है, हर साल। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के ईयर में रिपेयर कम होंगे लेकिन एंड के ईयर में रिपेयर ज़्यादा होंगे, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे, 10,000, कितना है, 10,000। तो हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, स्टार्टिंग ईयर्स में रिपेयर तो है नहीं, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में जो आपका टोटल खर्चा होगा डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर का, वो एक्चुअली में आप क्या दिखा रहे हो, कम दिखा रहे हो। डेप्रिसिएशन क्योंकि आपका स्टेबल है हर साल, लेकिन आपका स्टार्टिंग में रिपेयर का खर्चा भी कम है, ये सुनो, तो आप स्टार्टिंग में खर्चा क्या दिखा रहे हो, कम दिखा रहे हो एज कंपैरिजन टू दी लास्ट ईयर्स। आप लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन तो 10,000 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि आपके लास्ट ईयर्स में रिपेयर का खर्चा बढ़ जाएगा तो आप अपने लास्ट ईयर्स में क्या दिखा रहे हो, टोटल खर्चा ज़्यादा दिखा रहे हो। ऐसा होना चाहिए क्या, मैंने आपको क्या बोला, एक एक्सपेंस का बहुत सिंपल सा मतलब है, जो आप बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी आपको बेनिफिट कंज्यूम होता है वो एक्सपेंस होता है। बेनिफिट आप सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ कर रहे हो, स्टार्टिंग में, लेकिन आप स्टार्टिंग में खर्चा कम दिखा रहे हो, एंड में ज़्यादा दिखा रहे हो। तो इसलिए SLM जो है वो अनइक्वल चार्ज है अगेंस्ट इनकम। पढ़ते हैं, देखो समझ में आएगा आपको, बिल्कुल समझ में आएगा, इसे कैसे नहीं आएगा। देखो, विद टाइम एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज, टाइम के साथ साथ एसेट की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे वो मशीन बूढ़ी होती है रिपेयर खर्चे बढ़ते हैं। बट सिंस इक्वल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो आप क्या लगा रहे हो, इक्वल लगा रहे हो, द टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट बी इक्वल। स्टार्टिंग में आप जो प्रॉफिट एंड लॉस पे बर्डन दिखाओगे वो कम दिखाओगे, एंड में ज़्यादा दिखाओगे, जो कि सही नहीं है। क्या होना चाहिए, हर साल बर्डन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि एक बात बताओ, आपने क्या किया, आपने लिया एक लैपटॉप, आपके बिजनेस के लिए एसेट है, आपने कहा कि इसकी जो लाइफ होगी वो होगी 3 ईयर्स। आपने 3 साल में वो पूरा एसेट डेप्रिशिएट कर दिया, लेकिन 3 साल के बाद भी वो एसेट ठीक ठाक चल रहा है, वो एसेट को आप यूज़ कर रहे हो। अब देखो, आपने अपनी एसेट की वैल्यू को तो कर दिया 0, लेकिन फिर भी उस एसेट को आप यूज़ कर पा रहे हो ना।
हाँ या ना? तो कितनी गलत बात है, एसेट जीरो हो गया लेकिन फिर भी बेनिफिट मिल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये क्या अनरियलिस्टिक है। अब ये अनरियलिस्टिक है कि आप किसी एसेट की वैल्यू को जीरो ही कर देते हो भाई, ऐसे नहीं होता। समटाइम्स बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकम्स नील बट स्टिल द एसेट यूज्ड इन द बिजनेस। एसेट्स फिर भी बिजनेस में यूज होते रहते हैं, ठीक है। अब है अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर, मैं आपको ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अनड्यू प्रेशर का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर्स में जब मशीनरी बुढ़ी हो जाती है वहाँ पे खर्चा कम होना चाहिए क्योंकि आप बेनिफिट कम ले रहे हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से आप लास्ट ईयर्स में ज़्यादा बर्डन डाल देते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन तो स्टेबल है लेकिन रिपेयर का खर्चा ज़्यादा होता है। देखो, सिंस द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट इज मैक्सिमम इन द इनिशियल ईयर सो मोर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन द इनिशियल ईयर। अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा उसको एफिशिएंसी ले रहे हो, मशीन से ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है तो भाई डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाओ ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, तो गलत बात है। हाँ या ना? क्या आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आए? इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब आते हैं हम उसकी सूटेबिलिटी पे, ठीक है। एक मैंने केस स्टडी कराई थी जहाँ पे क्या हुआ था, एक आपको बिजनेस का केस दे रखा था, आपसे ये पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि इस केस में, इस कहानी में जो बिजनेस है उसको कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो वो डिपेंड क्या करता है कि भाई उस सिचुएशन में कौन सा मेथड सूटेबल है। हम वही पढ़ेंगे कि भाई कब एसएलएम सूटेबल होता है, कब डब्ल्यूडीवी सूटेबल होता है। तो देखो, सूटेबिलिटी में क्या कहते हैं वो कि दिस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज एसेट्स जिनकी लाइफ क्या है विद एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। बेसिकली वो बोल रहा है कि एक तो ये वाला मेथड कब है सूटेबल, जब आप किसी एसेट की लाइफ को बहुत ही एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। एंड जिनको ज़्यादा खर्चे नहीं चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसेस उन पे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि अगर आप उन पे ज़्यादा खर्चे लगाओगे, ज़्यादा एक्सपेंसेस लगाओगे, हमने अभी पढ़ा कि वो फिर मेथड क्या है, सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है अनइक्वल चार्ज। जैसे नो, बात समझ में आई? तो एक तो खर्चे कम होने चाहिए, उनकी लाइफ आपको पता होनी चाहिए, तब आप वो मेथड सूटेबल है। एसएलएम मेथड तब सूटेबल है। अब आते हैं डब्ल्यूडीवी पे। डब्ल्यूडीवी मेथड क्या कहता है ज़रा देखते हैं। ओके, सो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि आप क्या करो, मशीन आपने परचेज करी है 1 लाख रुपीज़ की, इस पे मान लो आपने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 का। अब क्या करो, इस मशीनरी की वैल्यू को राइट डाउन करो, मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद दिखाओ 90,000 और 90,000 पे लगाओ डेप्रिसिएशन। तो ये अब क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहता है कि यार हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे हम एसएलएम में करते थे। हम किस पे करेंगे, हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, ठीक है। देखो क्या कहता है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि देखो, हमने वहाँ पे पढ़ा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ क्या है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो है ना हर साल ईयर बाय ईयर कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो मतलब वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि ये 90,000 क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो आपकी बैलेंस आ रही है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए इसका मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द बुक वैल्यू। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, चार्ज ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग एवरी ईयर, आपको पता है हर साल, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, हर साल एसेट की बुक वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसीलिए आपका डेप्रिसिएशन भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या है, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, जो हमने वहाँ पे डिसएडवांटेज पढ़ा था एसएलएम में, वो इसका एडवांटेज है। कैसे, देखो 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 देखो, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है, यस और नो। ईयर बाय ईयर ये क्या हो जाएगा, कम, पहले साल में सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, मशीनरी की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी स्टार्टिंग में होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, तो डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो रिपेयर होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपका कम हो रहा है और आपके रिपेयर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल चार्ज आ रहा है, मतलब जिस ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है रिपेयर कम है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है रिपेयर कम है। अब डेप्रिसिएशन कम हो गया और रिपेयर ज़्यादा हो गया, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा तो रिपेयर ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इक्वल बर्डन पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था,
बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर पुट टुगेदर, दोनों की बात कर रहे हैं, रिमेन्स ऑलमोस्ट इक्वल ईयर आफ्टर ईयर, जैसे मैंने आपको समझाया। दिस इज बिकॉज डेप्रिसिएशन इज मोर इन द इनिशियल ईयर, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और हर साल वो डिक्रीज होता है, और रिपेयर चार्जेस इनिशियल ईयर्स में कम होते हैं और बाद में इंक्रीज होते हैं। तो एक एक्सपेंस स्टार्टिंग में ज़्यादा है, बाद में कम है, और एक रिपेयर का खर्चा स्टार्टिंग में कम है, बाद में ज़्यादा है, इसलिए इक्वल बर्डन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेथड इनकम टैक्स ने एक्सेप्ट किया है, तो कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब क्यों किया है, क्या है इनकम टैक्स, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे कि इनकम टैक्स ने क्यों किया, कैसे किया। बस इतना रखो कि इनकम टैक्स ने बोला है कि डब्ल्यूडीवी मेथड अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इसी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ द डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड के डीमेरिट्स क्या है, क्या कोई उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं? हाँ है। पहला क्या है कि एसेट कभी भी आप पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि लेट्स से 1 लाख की मशीनरी थी और आपको बोला है कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है डब्ल्यूडीवी से। फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, 10,000 कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आई 90,000, फिर 9,000, यस और नो, तो उसके बाद आई 81,000, फिर 8100। ऐसे क्या होगा, कभी भी जो आपकी ये बुक वैल्यू है वो जीरो तो होएगी नहीं, कभी भी ये आपकी बुक वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इन्होंने इसलिए क्या बोला कि ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, कि भाई एसेट जब आपका बिल्कुल मतलब वेस्ट हो जाएगा, उसकी मतलब यूजलेस हो जाएगा, तब भी आपके बुक्स में, आपके बैलेंस शीट में एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही होगी। Under this method, asset cannot be written down to zero even it becomes useless or obsolete। जब वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, तब भी उसकी कुछ वैल्यू तो बची होगी। ठीक है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डब्ल्यूडीवी में जो रेट हम कैलकुलेट करते हैं, आपको तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, लेकिन ये रेट कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है कि भाई क्या रेट कैलकुलेट करें एज पर डब्ल्यूडीवी। ठीक है, तो ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, अच्छा मेथड है, इसीलिए इनकम टैक्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया। सूटेबल क्या है कि भाई डब्ल्यूडीवी आपके लिए कब सूटेबल है, डब्ल्यूडीवी तो पहली बात तो क्या कब सूटेबल है कि जब आपके जो रिपेयर के खर्चे हैं वो कब हो, लेटर ईयर्स में। जैसे हमने देखा इक्वल बर्डन कब आएगा कि रिपेयर स्टार्टिंग में कम हो, एंड में ज़्यादा हो। ठीक है, एसएलएम में हमने क्या पढ़ा था कि भाई रिपेयर के खर्चे हो ही ना, क्योंकि अगर वहाँ पे रिपेयर के खर्चे होंगे तो इक्वल बर्डन कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि भाई कब सूटेबल है कि जब एसेट के जो रिपेयर के एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो, कब, लेटर ईयर्स में, और उसकी लाइफ क्या हो, लॉन्ग यूजफुल लाइफ हो, लंबी उम्र हो उसकी। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि ये सूटेबल तब है। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी, जितनी भी डेप्रिसिएशन में थ्योरी थी सब समझा दी। एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं बना दूंगा जहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना है। नॉर्मली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि आपने कोई मशीनरी सेल कर दी, उस पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो, तो वो कैसे करना है, फटाफट से कैसे सॉल्व करना है। दो मैं वो सैम्पल पेपर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मैं सिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि भाई अगर आपको बहुत मज़ा आ गया, ओहो सर मज़ा ही आ गया, या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन भर दो, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, आपको पता ही है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।